हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 10वीं के विषय सामाजिक विज्ञान के छठे अध्याय विनिर्माण उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। विनिर्माण उद्योग किसी भी देश के आर्थिक विकास और सामान्य विकास की रीढ़ की हड्डी समझा जाता है। विनिर्माण उद्योग से अभिप्राय जब किसी भी उद्योग के द्वारा कच्चे माल का रूप बदल के उसे तैयार माल में बदल दिया जाता है, तो ऐसे उद्योग को हम विनिर्माण उद्योग कहते हैं। जैसे गेहूं से ब्रेड या गन्ने से गुड़ या चीनी का निर्माण करना, या जितने भी ये छोटे छोटे उद्योग हैं जिनमें कच्चे माल की सहायता से माल को तैयार किया जाता है और फिर से बेचने के लिए मंडियों में भेजा जाता है, ऐसे उद्योग को विनिर्माण उद्योग कहते हैं। विनिर्माण उद्योग का महत्व है कि विनिर्माण उद्योग हमारी जो कृषि पर निर्भरता है उसको कम कर देता है और गरीबी और बेरोजगारी के उन्मूलन में सहायक है, क्षेत्रीय असमानताओं को कम करता है, वाणिज्य व्यापार को बढ़ावा देता है और विकसित देश बनाने में सहायक है। ये था विनिर्माण उद्योग का महत्व। विनिर्माण उद्योग मैंने बताया कि किसी भी प्रकार के कच्चे माल को तैयार माल में परिवर्तित करना, परिवर्तित करने वाले उद्योग को विनिर्माण उद्योग कह सकते हैं। इनमें सबसे पहले हम देखते हैं लोहा और इस्पात उद्योग को। लोहा इस्पात उद्योग सभी उद्योगों में आधारभूत उद्योग माने जाते हैं। इसमें सभी प्रकार के हल्के, भारी, मीडियम उद्योग लोहा उद्योग से बनी मशीनरी पर निर्भर करते हैं। इसी कारण से लोहा और इस्पात उद्योग को सभी उद्योगों का आधारभूत माना जाता है, क्योंकि लोहा उद्योग से बनी हुई मशीनरी ही हर प्रकार के उद्योग का आधार हैं। लोहे से जो मशीनें बनती हैं उन्हीं मशीनों के द्वारा किसी भी प्रकार का उद्योग चलाया जा सकता है, चाहे हल्का उद्योग हो, भारी उद्योग हो, माध्यम उद्योग हो। इसी कारण से लोहा इस्पात उद्योग को सभी प्रकार के उद्योगों का आधारभूत माना जाता है। इस्पात के उत्पादन तथा खपत को पराये देश के विकास का पैमाना माना जाता है। मतलब कि जिस देश में इस्पात की जितनी ज़्यादा खपत है उसका विकास उतना ही अधिक हो रहा है। इस प्रकार की मान्यता देशों में हमें देखने को मिलती है। इस उद्योग के लिए कच्चा माल लो एशक, कोकिंग कोल, चूना पत्थर का अनुपात 4:2:1 है। कठोर बनाने के लिए मैग्नीज की आवश्यकता है और निर्मित माल को बाजार पहुंचाने के लिए भी परिवहन की आवश्यकता है। सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रम अपने इस्पात को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल और टाटा स्टील के नाम से उत्पाद को बेचते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के जितने भी उपक्रम हैं वो इस्पात को सेल या टिस्को, टाटा स्टील के नाम से अपने उत्पादों को बेचते हैं। ये था लोहा और इस्पात उद्योग सभी उद्योगों का आधारभूत उद्योग। लोहा इस्पात उद्योग का पूर्ण सामान्य का विकास नहीं कर पाए, जिसके कुछ कारण हैं। हमारे देश में लोहा इस्पात उद्योग का पूरी तरह विकास नहीं हो पाया, उसके कुछ कारण हैं, वो जानते हैं कौन कौन से हैं। पहला, उच्च लागत तथा कोकिंग कोयले की सीमित उपलब्धता। हमारे देश का में जो जितने भी लोहा इस्पात उद्योग हैं वो कोकिंग कोयले पर आधारित हैं और कोकिंग कोयला उसकी मात्रा भी कम है और उसकी लागत भी उच्च होती है, इसलिए हम लोहा इस्पात उद्योग का इतना अधिक विकास नहीं कर पाए। कम उत्पादकता और ऊर्जा की अनियमित आपूर्ति। भारत में ऊर्जा की अनियमित आपूर्ति है, जिस कारण से भारत में लोहा इस्पात उद्योग पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाए हैं। और अविकसित अवसंरचना, भारत में जो अवसंरचना है लोहा इस्पात उद्योग के लिए वो पूरी तरह से विकसित नहीं है। तो ये कारण थे जिस कारण से भारत में लोहा इस्पात उद्योग पूरी तरह विकास नहीं कर पाया। हमने पढ़ा विनिर्माण उद्योग किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होता है, लेकिन इन उद्योगों के कारण, विनिर्माण उद्योगों के कारण उस देश में प्रदूषण भी उतना ही अधिक फैलता है और उसे हम नाम देते हैं औद्योगिक प्रदूषण।
और औद्योगिक प्रदूषण तथा पर्यावरण उद्योगों की हमारी अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका देते हैं, लेकिन प्रदूषण को भी बढ़ावा देते हैं। और इन प्रदूषणों में सबसे पहले हम देखते हैं वायु प्रदूषण। अधिक अनुपात में गैसों की उपस्थिति सल्फर डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषण का कारण है। हमारी वायु में जब कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, इन गैसों की मात्रा बढ़ जाती है, तो ऐसी वायु को हम प्रदूषित वायु कहते हैं और यही वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है। वायु में जो निलंबित कणनुमा पदार्थ हैं, घुल जाते हैं, स्प्रे, कुआसा, धुआं, ये मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए, पशुओं के लिए, पौधों के लिए, पर्यावरण के लिए, सभी के लिए हानिकारक हो और मनुष्य, पशु, पौधे, इमारत, पर्यावरण, इन सभी पर दुष्प्रभाव डालते हैं। तो ये था वायु प्रदूषण। अब हम देखते हैं जल प्रदूषण। उद्योगों द्वारा जब अकार्बनिक और कार्बनिक अपशिष्ट, मतलब कि अपनी फैक्ट्रियों में माल तैयार करके और उसका जो अपशिष्ट बचता है उसको नदियों में छोड़ देते हैं, तो उस अपशिष्ट के कारण नदियों का जल प्रदूषित हो जाता है। और कुछ उद्योग तो ऐसे हैं जो रंग अपमार्जक अम्ल, लवण और भारी धातु, कृत्रिम रसायन इनको जल में छोड़ते हैं और इसके कारण बहुत ही अधिक जल प्रदूषण होता है। इसके बाद हम बात करते हैं तापीय प्रदूषण। तापीय प्रदूषण परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के अपशिष्ट व परमाणु सशस्त्र उत्पादक कारखानों से जो कैंसर, जन्मजात विकार तथा अकाल प्रसव जैसी बीमारियां होती हैं, ये तापीय प्रदूषण का मुख्य कारण परमाणु ऊर्जा है। और इनके संयंत्रों में जो अपशिष्ट निकलते हैं या परमाणु शस्त्र के प्रयोग से जो विकार उत्पन्न होते हैं, उनमें कैंसर और अकाल प्रसव, इस प्रकार की बीमारियां हमें तापीय प्रदूषण के कारण देखने को मिलती हैं। ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण से खिन्नता व उत्तेजना ही नहीं बल्कि सुनने की क्षमता, हृदय गति, रक्तचाप और भी बहुत सारी व्यवस्थाएं हमारी बिगड़ जाती हैं और अनेक प्रकार की बीमारियों का कारण बनता है ध्वनि प्रदूषण। इस जो पर्यावरण का निम्नीकरण हो रहा है, नुकसान हो रहा है, इसको कम करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? पर्यावरण के नुकसान को कम करने के लिए हमें निम्नलिखित उपाय अपनाने चाहिए। जल को 2 या अधिक अवस्थाओं में पुनर्चक्रण द्वारा पुनः उपयोग, मतलब जल का एक बार प्रयोग कर लिया तो उसी जल को दोबारा से शुद्ध करके दोबारा प्रयोग करना, पुनर्चक्रण के द्वारा पुनः उपयोग। पदार्थों को प्रवांछित करने के लिए उनका शोधन करें और पदार्थों को प्रवांछित करने से जो प्रक्रिया है उसमें 3 चरणों को अपनाना चाहिए। पहला है यांत्रिक साधनों द्वारा प्राथमिक शोधन, जैविक प्रक्रियाओं द्वारा द्वितीयक शोधन और तीसरा है जैविक, रासायनिक और भौतिक द्वारा तृतीयक शोधन। इस प्रकार हम पदार्थों को 3 चरणों से शोधित करके दोबारा से उनका पुनः प्रयोग कर सकते हैं। तो पर्यावरण निम्नीकरण के लिए ज़रूरी है कि जल का बार बार प्रयोग किया जाए और पदार्थों का बार बार पुनर्चक्रण करके प्रयोग किया जाए और उस दोबारा प्रयोग करने के लिए उन्हें शोधन किया जाना चाहिए और वो शोधन इन 3 चरणों से होकर गुजरना चाहिए, तभी पदार्थ दोबारा प्रयोग करने के लिए सही रहेंगे। तो आज का ये वीडियो लेक्चर यही समाप्त होता है। थैंक यू। कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग।